अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कि तरीख है शाज़िया मुस्तफ़ा इमरान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 13। जाने कैसे दिन तमाम हुआ था, उसे खबर ही ना हुई थी। सुबह से उसने कुछ खाया या पिया तक नहीं था। पार्लर जाते वक्त भी रिफत ने ज़बरदस्ती दूध का गिलास दिया था जो वो मुंह बनाए पिए जा रही थी। अब वो तैयार होने आ गई थी। रेड रोज गोल्डन कंट्रास्ट के स्टाइलिश लहंगे में तलाई ज्वेलरी और मेकअप में वो बहुत हसीन तरीन लग रही थी। जब से उसने वेट लूज किया था वो ज़्यादा दिलकश हो गई थी। मामा, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। उसे घबराहट हो रही थी। शहरियार का सोच सोच कर उसे उलझन और चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तुमने कुछ खाया पिया जो नहीं है? वो अपनी खूबसूरत सजी सवरी बेटी को देखकर खुश हो रही थी और उदास भी थी कि वो आज हमेशा के लिए रुखसत होकर चली जाएगी। वो लोग मैरिज लॉन आ गए थे। शादी और फराज का वलीमा था। सादिया भी दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उससे ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई अहमियत ही ना हो। नसरीन तो मेहमानों से मिलने मिलाने में लगी थी, स्टेज पर तनहा ही बैठी थी। फराज ही थोड़ी थोड़ी देर में उसके पास आ जाता। दो स्टेज बनाई गई थी। हुस्ना अलग स्टेज पर थी। सभी बारात के इंतजार में थे। इतने में शोर हो गया, बारात आ गई है। सादिया के घर वाले भी आ गए थे। सादिया कुछ मुस्कुराई भी थी। हुस्ना के स्टेज पर तो एक रश लग गया था। हबाब अपने वलीमे के फ़ॉन और सी ग्रीन कंट्रास्ट के लहंगे में तैयार बहुत प्यारी लग रही थी। बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। इकराम मामू के अशर, यासिर और रूबा भी अपने मोबाइल से तस्वीरें बना रहे थे। शहरियार शेरवानी और कुल्ले में ऊंचा लंबा अच्छा लग रहा था। वो पूरी जगह घेर कर बैठा हुआ था। हुस्ना बिल्कुल दबकर रह गई थी, क्योंकि एक साइड पर बीना जो बैठी थी। सोफा दो बंदों का था, मगर वो ज़बरदस्ती जगह बनाकर बैठी हुई थी। अम्मी, आप तो उठ जाएं। हुस्ना आंटी बिल्कुल दब गई हैं। और अम्मा ने हुस्ना के एक्सप्रेशन देख लिए थे। अरे मोटे लोग बैठे हैं, मेरी बहन दब रही है। शहरियार को तो मौका मिलना था हुस्ना को बताने का, और वो आज के दिन का भी लिहाज नहीं कर रहा था। हबाब ने उसके बाजू पर हाथ मारकर चुप रहने को कहा था। मूवी तस्वीरें बन रही थी। हसीन बेगम अपनी तलाई ज्वेलरी पहने इतराती हुई सब में इतराती फिर रही थी। शहरियार मामू, नानी अम्मा को देखा आपने? सारा सोना तो आज ही पहन लिया, और हालात का भी पता है इन्हें। अरोमा तो इन्हें कई मर्तबा टोक चुकी थी। चुप कर जाओ, उसने इशारे से कहा। हुस्ना का बैठे बैठे बुरा हाल था। नसरीन ने और रिफत ने सलामी में शहर को अंगूठी और घड़ी दी थी, मगर रिफत ने कैश भी दिया था। हसीन बेगम की तो आंखें चमक गईं। झट से पैसे शहरियार से ले लिए थे। हालांकि उनकी यह हरकत गैर मुनासिब लगी थी। इतने लोग वहां जमा थे, क्या सोचते होंगे कि इतने में सादिया और फराज भी चले आए थे। उनके साथ भी मूवी और तस्वीरें बनी थी। हुस्ना को ये लम्हात नहायत अजियतनाक लग रहे थे। कमर दर्द से फटी जा रही, सर में अलग दर्द हो रहा था। दिल कर रहा था वो हाथ पैर फैलाकर सुकून से लेट जाए, मगर शहरियार के कोहनी में मुसलसल दाएं पसली में घुसी हुई थी। वो जितना पीछे होती वो उतना ही करीब हो जाता। ये नखरे फजूल के हैं, जबकि तुम मुझे जानती हो, मैं ज़रा ख्याल नहीं करूँगा। लहजा मायने खेज बनाकर ज़रा सरगोशी में बोला था। अरोमा ने शोर मचा दिया। हबाब ने भी मायने खेजी से छेड़ा था। अभी से क्या क्या बातें हो रही हैं? तुम चुप करो, हमारी अपनी बातें। शरियार झेप गया तो मुस्कुराकर बात बना दी। तुम्हारी सास नहीं आई अभी तक? बीना ने उससे पूछा था। अम्मी आई हैं, आप जाकर मिल लें। उसने सामने इशारा किया था। हबाब के ससुराल में भी खुशियों के दिन ही आ गए थे। उसने सबको बता दिया कि उसके ससुर वापस आ गए। हबाब भी उनके पीछे चली गई थी। 12 बजे से पहले ही लॉन को खाली करने का अलार्म बज चुका था। हसीन बेगम ने और इकराम ने ही कहा कि रुखसती जल्दी करे। कई घंटों से वो बाहर निकला हुआ था। खुशनुमा को फिक्र हो रही थी। उससे खाना भी नहीं खाया गया था। जाने क्यों दिल की दुनिया अजीब हो रही थी। हैशम खासे नाराज मूड में यहाँ से निकला था। उसके सेल पर भी ट्राई कर चुकी थी, मगर ऑफ जा रहा था। उसने घर में किसी को नहीं बताया था हैशम घर से गया हुआ है। वो अजीब बेकली और बेचैनी में बाहर आ गई थी। मुर्तज़ा अली लाउंज में बैठे थे। वो भी खुशनुमा को इतनी रात में टहलते देखकर चौंक गए थे। क्या बात है बेटा? वो नाना जान, हैशम अभी तक घर नहीं आए। वो बहुत फिक्रमंद हो रही थी। मैंने तो उसे शाम में देखा था, जल्दी आ गया था। मैं तो समझा अपने कमरे में होगा, आराम कर रहा होगा, वरना वो मेरे पास ज़रूर आता। वो उठ गए थे। कोई काम तो नहीं था? कोई काम नहीं था, कुछ बता कर नहीं गए, सेल भी ऑफ है उनका। वो मिनमिनाई थी। अपनी गलती से वो कैसे बताती कि उसी ने तो नाराज़ किया था और वो गुस्से से निकल गया था। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं पता करता हूँ, उन्होंने तसल्ली दी थी। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अजीब घबराहट थी। कमरे में भी तो दिल नहीं लग रहा था। लॉन में खुलने वाली खिड़की में आकर खड़ी हो गई थी। उस वक्त खिड़की के भी शीशे चढ़े हुए थे। हैशम उससे हैशम इसे इतना तेज चलाकर गया था कि उसने ऑफ कर दिया। निगाह उसकी लॉन में हिलते दरख्तों पर थी। साइड पर चौकीदार का पलंग बिछा हुआ था। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि हैशम लेटा हुआ।
नहीं, वो कहाँ लेटेंगे नौकरों की चीज़ों, तो यूज़ ही नहीं करते। उसने खुद ही सोचकर उसकी नफ़ी कर दी थी। उसने पर्दा छोड़ा और सोफे पर बैठ गई, मगर रुका भी नहीं गया था। वो तेज़ी से निकली और लॉन में आ गई थी। रात के 2 बज रहे थे। वो लॉन में कभी इतनी रात को नहीं आई थी। आप इधर लेटें? खुशनुमा को जो गुमान गुजरा वो ठीक ही गुजरा था। क्यों? अब क्या परेशानी? उसने जतून तीखे की और पूछा। इस वक्त वो कास्नी कपड़ों में दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लपेटे हुई थी। कब से आपको कॉल कर रही हूँ। सेल क्यों ऑफ किया हुआ है? वो नाराज़ होने लगी। मर्जी मेरी, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। उसे लगता था कि खुशनुमा की बहुत बहुत ही नागवार गुजरी थी, जब भी वो मुकम्मल नाराज़ी दिखा रहा था। देखें, यहाँ तमाशा नहीं बनाइए, अंदर चलें। अंदर जाकर क्या कर? कुत्ते जैसी तो मेरी औकात हो गई। वो फिर चीखा था। वो डर गई थी। हैशम इतना गुस्सा कर रहा था, ये उसके डराने के लिए काफ़ी था। ठीक है, नहीं आए, मैं नाना जान को भेजती हूँ। वो तेज़ी से अंदर भाग गई थी। मजीद उससे वो बात करती तो रात में शोर और तमाशा होता। घर में तो पहले ही इतनी परेशानी थी। हैशम ने उठने में आफिया जाने के नाना जान कहीं आ ही ना जाए। 3 बज चुके थे। शब ज़फ़ाफ़ के लम्हात गुजर रहे थे। बीना और नाज़िया उसके लिए रूम में खाने पीने के लिए बहुत कुछ रख गई थी। उसने सिर्फ पानी पिया था। फर्नीचर बड़ा स्टाइलिश और कीमती था जो रिफत ने ही उसे दिया था। हर चीज़ उसकी उम्दा और आला थी। उसने पूरे बेडरूम का तफसीली जायज़ा लिया। उसे दरमियान का पोर्शन याद उसे दरमियान का पोर्शन दिया गया था। रूम खासा बड़ा था। उसका बेडरूम सेट पूरा आ गया था। उसे बहुत नींद आ रही थी, मगर ज़बरदस्ती अपने आप को जगा कर रखा हुआ था। पता नहीं शहरियार किस वक्त आ जाए और फिर उसे सुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दे। हाथ पांव फैलाए अपनी थकन को कम करने की कोशिश करने लगी, और फिर इसी दौरान वह बड़े जोरदार अंदाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुका था। हुस्ना की धड़कनों में ताश पैदा हुआ, मगर कहीं उसके हाथ पैरों की जलन मगर कहीं उसके हाथ पैरों की जान भी निकली हुई महसूस हो रही थी। खूबसूरत गोरे हिनाई हाथ चूड़ियों में कपकपा रहे थे। वो सुकड़ सिमट कर बैठ गई थी। शहरियार इसी से कमीज शलवार में मलबूस उसका गहरी निगाहों से जायजा ले रहा था। जाने क्यों से हुस्ना शुरू से पसंद थी, जब उसका रिश मगर जब उसका रिश्ता बार बार रद्द किया गया, उसे शहरियार को जिद हो गई थी कि उसे हासिल करके रहेगा। हुस्ना कुछ मगरूर भी थी, शायद उसे अपनी खूबसूरती और दौलत का गरूर था, मगर शहरियार ने शुरू से उसके भरे भरे वजूद को तनकीद का निशाना ही बनाए रखा था। कि अब वो तो खासी स्मार्ट हो गई थी, मगर अभी तक हुस्ना की शान में तारीफी कलिमात नहीं निकले थे, जबकि उसकी तो समातें मुंतजर थी। क्या कहा था आपसे? शादी करने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, और दूध वाले लगते हैं, पता नहीं क्या कहा। तुमने कहा था, जो तुम्हें तो शायद याद नहीं, मगर मुझे तुम्हारा एक एक लफ्ज़ याद है। वो आते ही उससे पहली रात ये कहकर मुखातिब हुआ था। उसना का दिल धक से रह गया। अपनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन आंखें उठाकर उसे देखा। वो बिल्कुल उसके सामने ही तो खड़ा था। पता नहीं क्या क्या बकवास की थी। बहुत जोम था ना तुम्हें, तो फिर फौरन ही कदमों में आ गई। फिर वो दिल खोलकर तंजर उसकी तस्दीक कर रहा था। पेंटिंग करके बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे वो शौक? आप क्या समझ रहे हैं मेरे शौक खत्म हो गए? वो भी गुस्से में आ गई, तिनक कर जवाब दिया। मैं जो समझ रहा हूँ बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। मेरे पास आने के बाद तुम्हारे सारे शौक खत्म समझो, क्योंकि तुम्हें मैं इतना मसरूफ कर दूंगा कि तुम मुझसे पनाह मांगोगी। वो उसके करीब आकर बैठ गया था। खूबसूरत वो इतनी लग रही थी कि शहरियार के नफ्स के घोड़े बेलगाम हो रहे थे, मगर उसने लगामों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो इतनी जल्दी तो उससे खुश करेगा नहीं, ऐसी मार मारेगा कि वो खुश भी ना हो सकेगी, क्योंकि वो अंदाज़ा नहीं कर सकेगी कि वो उसे पसंद करता है या ज़बरदस्ती बदला लेने के लिए शादी की। लेकिन शहरियार हकीकत में उसे पाकर बहुत खुश था। अपनी खुशी उस पर जाहिर नहीं कर रहा था। मेरे शौक से आपको क्या लेना देना, और ना कोई ताल्लुक। आपसे तो मैं कुछ नहीं लूंगी। अपने शौक के लिए तो हुस्ना को पतंगे लग गए थे, क्योंकि वह पूरा हकमाना रोक रख कर उसे मुखातिब था। मगर मुझे तुम्हारे शौक से एतराज़ है। उसने मुक्का बनाकर बेड पर मारा। अगर आपको मैं नापसंद थी तो क्यों मेरी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद की? वो तो रोना शुरू हो गई थी। इन 6-7 माह में शहरयार ने इन 6-7 माह में कभी उसकी लगावट और मोहब्बत प्यार से बात की हो? ज़िंदगी तुम दूसरे की भी बर्बाद करती। सोचा फिर मैं ही हूं ना राज़ी हो जाऊं। वो इस्तेज़ाई लहजे में कहते हुए हंसने लगा था। हुस्ना की जलती पर तेल का काम करने लगी। उसकी ये हंसी, वो भिन्ना कर उसे दूर होकर बैठी। उसे मजीद बात करने का इरादा ही बदल दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शहरयार उसे क्या चाहता है। जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करके कपड़े चेंज करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय बना कर लाओ। क्या? वो तो हैरानी से उछल गई थी। क्यों, तुम्हारे कानों में मैल है जो एक दफ़ा का बोला समझ में नहीं आया या सुनाई नहीं दिया? वो सेज की लड़ियों को एक तरफ करके बांधने लगा था। बेडरूम बहुत खूबसूरत सजा था। चाय बना कर लाओ, अपने 2.5 मन के वजूद को हिलाओ, माइयों के नाम पर।
مایوں کے نام پر آرام کرنے بیٹھ گئی، کام چور کہیں کی۔ تم لوگ کو تو بہانا چاہیے آرام کرنے کا، بیٹھ کر کھا کر اتنا وجود بڑھا لیتی ہیں، پھر سلمنگ سینٹر جوائن کر لیتی ہیں۔ تم لڑکیوں کو عقل بھی ہے، کم کھانا صحت ہے اور زیادہ کام کرنا انرجی، مگر تم لڑکیوں کو تو عقل ہو تو نا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر عورتوں کی طرح ہی تیز تیز بول کر اسے سنا رہا تھا، اور وہ اپنی کھلی بےعزتی پر گرم گرم گھونٹ اتارتی، خوبصورت براؤن آنکھوں میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ ایسے لہجے کی تو وہ عادی ہی نہیں تھی۔ مجھے بھی عورتوں کی طرح عادت رکھنے والے مر زہر لگتے ہیں۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ طنز بھی اس نے جما کر کیا تھا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا۔ جاؤ جا کر چینج کرو اور چائے بنا کر لاؤ، میں بہت تھکا ہوا۔ وہ جیسے اس کے رونے اور جذبات کی احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کپڑے وغیرہ چینج کر رہی تھی۔ کس سے کہے پہلی رات نئی نویلی دلہن جسے یہاں آئے 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے، یہ شخص اس کی اتنی تذلیل کر رہا تھا۔ جانے کیوں اس کے معاملے میں اتنا سخت رویہ رکھا تھا۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں وہ باہر آ گئی تھی۔ شہریار ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایسے تاثر دے رہا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ۔ شہریار کے لب مسکرانے لگے۔ عتیق احمد گھر آ گئے تھے، مگر چپ رہتے تھے۔ ابھی تک وہ بیٹوں سے جھجکتے تھے۔ مزمل اور طہا تو ان سے اتنے فرینک ہو کر باتیں کرتے، مگر وہ ریزرو رہتے۔ مگر کیوں، وہ دونوں سمجھ نہ رہے تھے۔ آدم ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھنے کے لیے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ آج اتوار تھا، دیر سے ہی اٹھا تھا۔ حباب ابھی میکے میں تھی۔ شہریار کا آج ولیمہ تھا۔ کل شادی میں شرکت کرنے کی وجہ سے سونے میں دیر ہو گئی تھی۔ عتیق احمد اور آدم شادی میں نہیں گئے تھے، باقی سب گئے تھے۔ ابو اخبار پڑھیں گے؟ آدم نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ خاموش بیٹھے تھے۔ نہیں بیٹا، نظر بہت کمزور ہو گئی، پڑھا نہیں جاتا۔ وہ آہستگی سے بولے تھے۔ آپ نے نظر چیک نہیں کروائی؟ چشمہ لگ جاتا، آپ سے پڑھا بھی جاتا پھر۔ عتیق احمد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کتنی فکر کر رہا تھا۔ راشتہ کے گھر میں تو ایسے کوئی بھی فکر نہیں کرتا تھا۔ ان کی جیب میں پیسے بھی تو نہیں تھے، کوئی بات یا کام تو کرتے نہیں تھے۔ جو ان کے پاس کچھ ہوتا تو جو خود پر خرچ کرتے، کبھی بیمار ہو جاتے تو ماں کے پاس چلے جاتے، وہی دوائی وغیرہ منگوا دیتی تھی، مگر خیال وہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ عتیق احمد کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی ماں اور بہن نے بیوی اور بچوں کے خلاف ایسا بھرا کہ وہ خود بے گھر ہو گئے تھے۔ کبھی یہ احساس دلایا ہی نہیں کہ مرد کا کمانا بیوی اور بچوں کی مضبوطی ہوتا ہے۔ انہوں نے الٹا رضوانہ پر ظلم ہی کروائے، مگر وہ آج تک سمجھ نہ سکے تھے راشتہ کیوں اتنا رضوانہ سے جلتی تھی۔ ابو آج میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی آنکھیں ٹیسٹ کروا دوں گا، اس طرح تو آپ کی نظر اور کمزور ہوتی جائے گی۔ آدم نے انہیں گہری سوچ میں غلطاں دیکھا۔ ان کے چہرے پر اسے ندامت بھی نظر آ رہی تھی۔ رضوانہ نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ چاروں بیٹوں نے عتیق احمد کو خوش دلی سے گلے لگایا تھا۔ وہ بہت ہی خوش تھے۔ بیٹا اب ٹیسٹ کروا کے کیا کرنا ہے، تھوڑی زندگی ہے، بس گزر جائے گی۔ لہجے میں ان کی افسردگی اور شرمندگی تھی۔ رضوانہ نے چونک کر ان کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو بغور دیکھا تھا۔ ارے آپ نے یہ کیا بات کی؟ زمران کے بچوں کو کھلانا ہے اور ابھی تو یہ 3 بچے بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، آپ کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ میں تنہا کرتے کرتے تھک گئی۔ رضوانہ نے ان کی شرمندگی ندامت کو کم کرنے کو کہا۔ میری حیثیت اور اہمیت وہ کہاں رہی، میں نے خود تم لوگوں کی نظروں میں خود کو گرا لی۔ وہ روحان سے ہونے لگے۔ ابو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہم ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتے، مگر آپ سے صرف یہ شکایت ہے، آپ نے دادی جان اور پھپھوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر لی۔ کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں آپ کہ وہ سب کتنے خوشحال اور سکون سے ہیں، بے سکون تو آپ اور ہم رہے۔ اس کے دل و دماغ میں جو بات تھی اس نے ان سے کہہ دی تھی۔ راشدہ نے مجھے کبھی صحیح صلاح ہی نہیں دی کہ تم سب سے ملتی رہی تھی، یہاں آ کر رہتی بھی تھی، مگر مجھے ہمیشہ تم لوگوں کے خلاف بھڑکاتی۔ انہیں اپنے اوپر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اپنی ذات کو وہاں روکے، بے فکر ہی کیا۔ راشدہ کے شوہر سرفراز بھی کبھی اسے رخ دے کر بات نہیں کرتے تھے، اور راشدہ ہمیشہ انہیں یہی کہتی، یہ کون سا مجھ سے رخ دے کر بات کرتے ہیں، ان کے سارے ہی گھر والے ایسے۔ عتیق احمد کو وہ سب باتیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ راشدہ نے کون سا اپنے سسرال والوں سے بنا کر رکھی ہوئی تھی، سسرال سے جلد ہی الگ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے سرفراز کا موڈ ان سے ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ جیسی خود تھی بیٹیاں بھی ایسی ہی بنائی ہوئی تھیں، مگر نوین الگ ہی مزاج کی تھی۔ اتنی سی لڑکی نے عتیق احمد کی آنکھیں کھول دی تھیں، ورنہ تو وہ ساری عمر ایسے ہی گزار دیتے۔ مرد کی اہمیت اس کی کمائی سے زیادہ ہوتی ہے، مگر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پوزیشن اس وقت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ عتیق احمد نے سب کچھ کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یا پھر انہیں سوچنے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ بڑے بھائی نے عقلمندی سے کام لیا، اپنا پوشن الگ کر لیا، اپنا کھانا پینا سب، ورنہ ان کی بہن اور ماں تو انہیں بھی توڑنے کی کوشش کرتی۔ آخر میری ماں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میرا گھر اجاڑنا ہی تھا تو بسایا کیوں؟ عتیق احمد شدت غم سے مچل رہے تھے۔ آدم اور رضوانہ کے اندر کے ٹوٹ پھوٹ کا بخوبی اندازہ کر رہے تھے۔
इन्हें छेड़ना पे मुनासिब नहीं समझा था। घर में एक तूफान जैसे आकर गुजर गया। नुसरत की खासी तबीयत खराब हो गई थी। फरहान भी अजीब कशमकश का शिकार था। उसे मुर्तज़ा अली और रज़ा अली से खूब डांट पड़ी थी, मगर न चुप ही रहा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था। हैशम का अभी तक फरहान से सामना नहीं हुआ था, मगर वो उसे पूछना ज़रूर चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया। मामी, फरहान को देखा है? उसने छोटी मामी से पूछा। वो अपने रूम से बाहर आई थी। हैशम को यूं परेशान देखकर मुतफक्किर भी हो गई। फरहान? हाँ, कुछ देर पहले स्टडी रूम में था, साथ बाबा जान भी थे। इन्हें याद आया। हैशम सुनते ही स्टडी रूम की जाने बढ़ा था। कॉरिडोर में जो हमको रोते हुए देखा था। जो हम, क्या बात है? वो उसके करीब आ गया। उसने जल्दी से आंसू पोंछ ली। जी कुछ नहीं। वो आंचल से रुखसार पोंछ कर जाने लगी, मगर हैशम ने उसका रास्ता रोक लिया था। जो हम, तुम भी मुझसे मामी की तरह नाराज हो जो बात नहीं करे? उसे ऐसा लगता था कि जो हम भी उससे नाराज। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अम्मी को वो सब कह दिया जो कोई नहीं कह सकता था। वो लब कुचलने लगी। क्या कह दिया? वो जैसे समझा नहीं था। जो हमने निगाह चुराई थी। यही कि इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे। कल को हमारे आगे वही सब आ जाएगा। आपको कैसे कैसे ताने देते थे। आपकी शादी तो दादा जान और सब घर वालों की शिरकत से हुई थी, मगर वो फिर भी आपको खुशनुमा भाभी को गिरा हुआ समझती थी। और अब देखें फरहान भाई ने खुद कैसे कर ली। हैशम हैरत और मसात में मुब्तला उसे देख रहा था। वो तो जो हमको लाउबाली समझता था, मगर उसने ऐसी बात कभी अपनी माँ को कह दी थी? जो हम, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हैशम ने उसे कहा। हैशम भाई, मैं अगर उन्हें ये एहसास ना दिलाती तो वो अनजाने में क्या क्या आपको कहती जाती, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी अम्मी को बुरा समझें। हो सकता है आप उनसे नफरत भी करने लगे। हश, ये बात क्यों की तुमने? बड़ी मामी मेरी माँ की तरह है। होश संभाला है मैंने उनके हाथों में। नफरत ने तो नफरत में कभी नहीं नफरत मैं कभी नहीं कर सकता। अलबत्ता दुख बहुत होता था जब मामी मुझसे तंजिया बातें करती थी। हैशम भाई, मैं अम्मी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी अम्मी बुरी नहीं है, पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हो गया था। वो हाथ जोड़ने लगी। बेवकूफ़ लड़की, ऐसी बातें नहीं करो। उसने मुस्कुराकर उसके जुड़े हुए हाथ अलग किए थे। मैं ज़रा फरहान की खबर ले लूँ, पता नहीं मैं ज़रा फरहान की खबर ले लूँ, पता नहीं कहाँ है। वो उसका सर थपथपा कर आगे बढ़ गया था। जो हमने उसे जाते देखा, और कि क्योंकि उसने अपनी अम्मी से बहुत कुछ हैशम की हिमायत में ही तो कहा था, और वो गुस्से में इतनी थी। अगर वो अम्मी को एहसास ना दिलाती तो वो बुरे से बुरा करती चली जाती। कैसे हैशम की शादी पर भी वावेला मचा दिया था। उनकी मर्जी थी जो हम से हो, और जो हम, उसने कभी हैशम को इस नज़र से देखा ही नहीं था। उम्र में भी तो खासी छोटी थी वो हैशम से, और हैशम को फरहान की तरह ही भाई समझती थी। हैशम भाई कितने अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं। उसने अपने आंसू साफ किए। दिल तो उसका माँ की तरफ से उदास था, क्योंकि उन्होंने कितना उसे बुरा भला कहा था। अम्मी, मैं आपको कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगी। और रहे फरहान भाई, हमें उनकी पसंद को भी कबूल करना होगा। उसने अज़म से कहा था। वो सब कुछ ठीक करके रहेगी, इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जो हम, अम्मी के लिए दूध गर्म करके ले जाओ। उन्हें मैंने दवा खिला दी। मीरान अम्मी के रूम से बाहर आकर हिदायत देने लगा। अच्छा, उसने सर हिला दिया। और हाँ, मजीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत रो रही हैं। मीरान, मैंने क्या गलत कहा है? तुमने सब ठीक कहा, मगर उन्हें कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं, कहीं उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। मीरान काफ़ी देर से नज़रत के पास ही था, क्योंकि रज़ा अली को खुद वक्ती गुस्सा था जो मुर्तज़ा अली ने कहकर उन्हें कम कर दिया था, मगर वो नज़रत से नाराज़ थे जो हेशम को बुरा भला कह रही थी। सोचने और समझने के बाद उसने खुद दादा जान से बात करने का फैसला किया, क्योंकि हकीकत जब तक उन्हें बताई जाएगी, इसी तरह उसके और हैशम के दरमियान दूरियां बढ़ती जाएंगी, और फिर वो अब नहीं चाहती थी कि अपनी वजह से अपने माँ बाप को कोई भी फिक्र और परेशानी में मुब्तला करे। हैशम की बात भी उसके दिल को लग गई थी। उसने उसे बेहिस कहा था, और वो बेहिस तो नहीं थी। उसे यूं परेशान देखकर, फिर घर के जो हालात हो रहे थे, उसने सोचा था कि उसे ही सब कुछ ठीक करना होगा। नुज़रत मामी अलग नाराज बैठी थी। फरहान के वलीमे की तैयारियां हो रही थीं, और इधर हैशम से नाना जान ने ये कहा, ने जिस लड़की से निकाह किया है उसे रुखसत करवा कर घर लाए। खुशनुमा को झूठ से तो पर्दा उठाना ही था। हैशम कभी भी नाना जान से बात नहीं करेगा। उसने अपनी कास्नी कपड़ों के आंचल को सलीके से शानों पर डाला, और उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। हालांकि दिल धक धक भी कर रहा था। कौन है? आ जाओ। नाना जान की नहीफ सी आवाज़ आई। मैं हूँ। वो झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। नाना जान शायद सोने की तैयारी कर रहे थे। वो दवाई खा रहे थे। अरे खुशी बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? हैशम से लड़ाई तो नहीं हो गई? वो घबरा गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो झेप ही गई। इधर आओ, बैठो। उन्होंने इसी चेयर की जानिब इशारा किया। खुशनुमा झिझकती हुई सिमट कर बैठ गई थी। उसे अल्फाज को तरतीब देना था। किस तरह बात करें? कोई परेशानी है? वो उसके सामने ही चेयर पर बैठ गए थे। नाना जान,
آپ کو بہت ضروری باتیں بتانی، اس نے جھٹ کہا۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس کے چہرے کی رنگت بھی دیکھ رہے تھے، وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے، خواہ ہیشم کی شکایت ہی کیوں نہ، بلا جھجک کر سکتی۔ انہوں نے جیسے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ نانا جان، بات ہیشم ہی کے متعلق ہے، مگر شکایت نہیں بلکہ آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے پھر بلا تمہید باندھے انہیں اپنی بات کی جانب لے کر جانے کے لیے بات کا آغاز کیا تھا۔ نانا جان تو حیران ہی رہ گئے تھے۔ آپ اس سارے قصے میں مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں جاب اشر کے آفس میں کر رہی تھی۔ میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا، بلکہ ہیشم کو بہت بڑا بیوقوف کہہ رہا ہوں۔ جس لڑکی سے وہ بھاگ رہا تھا، اصل میں وہی لڑکی اسے پسند بھی آئی اور تمہارا ہی ہاتھ پکڑ کر لے آیا کہ تم نے اسے شادی کر لی۔ میں تو جانتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، مگر یہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان سے شادی کر لوں، وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ شوہر بھی وہ خود ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ شکر ہے میرے مالک، کس نے الجھن سلجھا دی۔ میں تو تمہارا سوچ کر پریشان تھا، پتہ نہیں تم ہیشم کی دوسری بیوی کو کیسے برداشت کرو گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دوسری بیوی بھی تم ہی ہو، نانا جان نے ہلکے پھلکے ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خوشنما کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ تم نے ہیشم کو اس کا احساس کرنا شروع کر دیا ہے۔ نانا جان، یہ جاب کی اور نکاح کی بات، آپ یہ سب باتیں کسی کو بھی مت بتائیے گا، کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں کہوں گا، اور ہاں، ہیشم سے تو ضرور بات کروں گا۔ وہ بولے تھے۔ جی اچھا، وہ سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ نانا جان، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا کہ میں جاب کرنے کے لیے نکلی تھی۔ بیٹا، میں اسے دقیانوس نہیں ہوں، آپ پریشان مت ہوں اور آرام سے سو جائیں، ایسا میں کچھ بھی نہیں سوچوں گا۔ انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر یقین دلایا تھا۔ اس آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے زمران کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ زمران شوہر ہے، میں سارے حقوق رکھتی ہوں۔ جب وہی نوشین پر توجہ نہیں دیتا تو پھر میں کیوں خود کو ہلکان کر رہی، اپنے سے زمران کو کیوں دور کر رہی؟ چند ماہ بعد شادی کو سال بھی ہو جائے گا۔ زندگی اس کی ایسی ہی بے مقصد سی ہو گئی تھی۔ اس کی سسرال میں تینوں دیور، ساس سسر سبھی تو اتنے اچھے اور اس کو اہمیت دیتے تھے، اور وہ اسی بات کا رونا لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری شادی ایسے حالات میں کیوں ہوئی کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے؟ جیسی ماں ویسی بیٹی، لوگوں کو تو فرصت ہی نہیں تھی۔ جب اسے لوگوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی تو وہ کیوں ایسا سوچ کر اپنے اچھے دن خراب کر رہی تھی؟ رہا نوشین کا سوال، نوشین غلط سمت میں سفر کر رہی تھی۔ غلط تو وہ کر ہی رہی تھی، ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے تھی، اور وہ ایسے تو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، دل و جان سے جو اس کی قدر کرتا تھا، محبت، اور وہ جواب میں سے کیا دے رہی تھی؟ بے رخی۔ وہ کافی دیر سے صوبے پر لیٹی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ زمران کی موجودگی میں بھی وہ نہیں چونکی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے بھی کمرے کا ماحول خاموش لگ رہا تھا۔ محترمہ جب سے اپنے میکے سے آئی ہیں گمسم ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ زمران چینج کر کے آ گیا تھا، کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ حباب جیسے خیالات اور سوچوں سے واپس آ گئی۔ کب سے آیا ہوں، کھانا وغیرہ نہیں ملے گا؟ زمران آفس سے کچھ دیر سے آیا تھا۔ گھر کے تمام افراد ہی کھانا کھا چکے تھے۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اوہ سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی، کھانا میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ جھٹ کھڑی ہو گئی۔ ایسا کرتا ہوں، وہیں ڈرائنگ روم میں آ رہا ہوں، تم وہیں لگاؤ کھانا۔ تم نے کھایا کھانا؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی، اس نے سر ہلا دیا اور وہ نکل گئی تھی۔ عمران کی نگاہوں میں دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی، یا پھر اسے اپنی ہی غلطی نظر آ رہی تھی۔ تم اب کیا بنا رہے ہو؟ حباب نے مزمل کو فرائی پین میں کچھ فرائی کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں، کباب پڑے تھے، انہیں انڈوں کے ساتھ مکس کر کے سینڈوچ بنا دیا۔ اس نے بتایا تھا۔ ارے آلو قیمہ بنا تو لیا ہے۔ وہ سالن کی پتیلی چولہے پر رکھنے لگی۔ بھابھی، میرا موڈ یہ کھانے کا تھا، وہ بولا۔ اتنے میں رضوانہ بھی آ گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ مزمل، حد ہوتی ہے، کھانا پینا کر لیا، اب یہ کون سی کھانے کی تک ہے، پورا کچن پھیلا دیا۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ امی آپ جائیں، میں سب سمیٹ لوں گا۔ وہ رضوانہ کو شانوں سے پکڑ کر کچن سے باہر لایا تھا۔ اب آپ کچن پھر سمیٹنے لگی۔ زمران بھی کھانے کے لیے آ گیا تھا۔ تم تو میری بہو کا ناک میں دم کر دیتے ہو، کب سے کچن میں لگی تھی، تم نے پھر پھیلا دیا۔ اپنی بہو کے لیے دوسری ہیلپر بہو لے آئیں، شرم نہیں آتی، اپنے بھائی کی دوسری شادی کروائے گا۔ زمران نے اس کی گدی پکڑ لی تھی۔ ضروری ہے کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو آدم بھائی کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے گدی چھڑائی۔ حباب اور رضوانہ ہنسنے لگی تھی۔ آدم کے لیے تو کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی جو چپ رہے۔ امی، ان کے ساتھ چپ رہنے والی کا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آدم بھائی جتنے امی میخ والے ہیں نا، ان کی طرح ہی کوئی لائے گا۔ امی، آدم کے لیے نوین کیسی رہے گی؟ حباب نے اچانک بول دیا تھا۔ کیا نوین؟ بھابھی، آپ آدم بھائی کے سامنے بولیے کبھی مت۔ وہ اپنے فرائی کیے ہوئے کباب اور انڈے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ویسے حباب نے بات ٹھیک کی ہے،
رضوانہ کو جیسے سمجھ آ گئی تھی۔ آدم بھائی تو گھر سر پر اٹھا لیں گے، وہ پھپھو کی کسی بیٹی کو برداشت نہیں کرتے۔ مزمل آدم کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ امی، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، آپ نوین کو چھوڑیں، کوئی دوسری لڑکی دیکھ لیں۔ حباب بھی ڈر گئی تھی۔ نہیں حباب، تم نے میرے دماغ میں ڈال دی ہے، اسی طرح راشدہ کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھا، امی کو ابھی بھی اپنے سسرال والوں کی ہی پڑی۔ مزمل نے کہا تھا، زیادہ بڑوں کی طرح مت بولا کرو، تم سے پوچھ کر نہیں رشتے کروں گی۔ انہوں نے اسے سرزش کی تھی۔ ارے امی، آپ کو آدم سے تو پوچھ کر کرنا پڑے گا نا، اور آپ جانتی ہیں آدم کے مزاج کو، پھپھو سے ویسے بھی وہ خوش نہیں ہوتا، اور ان کی کسی بیٹی سے شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمران بھی آدم کے مزاج سے واقف تھا۔ اچھا اچھا بس کرو، جو میں نے کرنا ہوگا میں وہ کروں گی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کی ہی بات کو رد کر دیا تھا۔ حباب تو لب کچلنے لگی، اسے اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا، کیسے اس نے یہ بات کر دی تھی۔ بھابھی، آپ کو بھی ابھی بولنا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ زمران نارمل انداز میں چیئر گھسیٹ کر بیٹھا ہوا کہ حباب کھانا لگانے لگی تھی۔ تم لوگ کان کھول کر سن لو، جو میں فیصلہ کر چکا ہوں وہی ہوگا۔ انہوں نے راشدہ کو درست اور قطعیت بھرے لہجے میں گویا جتایا تھا۔ بیٹی کی مرضی کے بغیر تو رشتہ نہیں کر سکتے۔ وہ ان سے لڑ بیٹھی تھی۔ دیکھو، تم نے اب تک جو کیا میں کچھ نہیں بولا، حتیٰ کہ تم نے اپنے بھائی کا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں جب بھی نہیں بولا، اور تم نے اپنی بیٹی کو بالکل ہی ناکارہ کر دیا ہے۔ تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، مگر تم کچھ سوچتی تو یہ حرکتیں نہ کرتی کہ تمہاری بیٹی اور کہ تمہاری بیٹی۔ وہ انہیں سخت سنا رہے تھے۔ ضرور یہ نوین نے آپ سے بکواس کی ہوگی۔ راشدہ سرفراز کے ایسے غضبناک انداز سے ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوین تم لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں ہے، ہر بات مجھے پتہ ہے، اور میں یہ کیا دیکھ نہیں رہا۔ راشدہ، تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں نے تم پر کبھی روک ٹوک نہیں کی، مگر تم تو سر پر چڑھتی گئی۔ جیسے خود سر، ایسے ہی نوشین کو بھی بنا دیا۔ نوشین اپنے کمرے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ تو راشدہ کی تیز آواز پر لاؤنج سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ راشدہ، تم کیسی ماں ہو؟ بیٹیوں کو اچھی تربیت اور اچھی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے سوائے نوشین کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنی بھابھی سے بدلے کے چکر میں اپنی ہی بیٹی کی تم نے غصے اور نفرت میں شخصیت خراب کر دی۔ سرفراز صاحب ان کی غلطیاں گنوا رہے تھے۔ راشدہ، تم کیسی ماں ہو؟ اپنی بیٹی کو تباہ کر رہی ہو۔ تمہیں سے ذرا پیار نہیں؟ آپ مجھ پر غلط الزام تراشیاں کریں۔ راشدہ کے پاس تو صفائی میں وضاحت دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ میں الزام تراشیاں نہیں کر رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کیا کیا کرتی آ رہی ہو، اور اب میں تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ نوشین کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے، یہ میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ نوشین مانے گی ہی نہیں۔ راشدہ کو جیسے پورا پورا یقین تھا، نوشین کو میں سمجھاؤں گا، کیونکہ تم نے ابھی تک ماں بن کر اسے اچھا اور برا سمجھایا ہی نہیں۔ وہ اتنے تنزیہ اور غصے سے کہہ رہے تھے کہ راشدہ چھل پڑی۔ نوشین کی تو جیسے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی تھیں۔ آج سے پہلے اس نے ابو کا ایسا انداز نہیں دیکھا تھا۔ اسے ابو کی باتیں خاصی دل کو لگی تھیں۔ ابو کو اس کی کتنی فکر تھی، اور امی نے آج تک کبھی اسے اچھا برا سمجھایا ہی نہیں تھا، بس نفرت، غصہ اور بدلہ ہی اس کے ذہن میں ڈالا تھا۔ زمران کو حاصل کرنا اس کی ضد بن چکا تھا۔ اسے زمران سے محبت تو نہیں ہوئی، اس کے بس شروع سے راشدہ نے یہ دماغ میں بٹھا دیا کہ زمران سے اس کی شادی ہوگی۔ نوشین نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ زمران سے ایسا کوئی رسپانس دیتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ پھر یک طرفہ بھی کوئی محبت ہوئی، جبکہ نوشین نے خود کو کھنگالا۔ اسے بھی کوئی زمران سے محبت تو تھی نہیں، وہ تو بے وقوفی میں فضول حرکتیں کرتی جا رہی تھی۔ راشدہ کو شروع سے رضوانہ سے خار تھا، اس لیے ان کے 4 بیٹے تھے، اور وہ جلن اور حسد میں مبتلا تھی، کیونکہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ شروع سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ سرفراز صاحب نے انہیں کبھی بیٹے نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ان کے ساتھ نرمی کا بھی سلوک رکھتے تھے، کبھی روک ٹوک نہیں کی۔ جواب میں راشدہ نے اپنا غصہ اپنی بیٹیوں پر ہی نکالا تھا۔ نوشین کو آج بہت رونا آ رہا تھا۔ ابو نے ٹھیک کہا تھا، اس کی شخصیت ہی امی نے خراب کر دی تھی۔ وہ کیوں ایسی بے وقوف بن گئی اور اپنی بہنوں کو دشمن سمجھنے لگی تھی؟ کرن اور نوین اسے کتنا سمجھاتے کہ وہ غلط کر رہی۔ میں نے اپنی شخصیت جو خراب کی، ہمیشہ کیوں امی کے کہنے پر چلتی آئی؟ متکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے آج سب سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہیشم تیزی سے اندر آ گیا تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر پنسورہ پڑھ رہی تھی۔ ہیشم اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جبکہ وہ اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالنے لگا تھا۔ کرتے اسے خوشنما کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یوں اچانک سے چلنے کا کہوں گا تو بہت غصہ کرے گی۔ ہیشم کو اسے فیس کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کئی دنوں سے دونوں میں کوئی بات چیت بھی نہ ہوئی تھی۔
जब ये पता चलेगा कि रमना के रिश्ते में पहले ही बात कराया हूँ तो चीखेगी। उसने अपना स्काई ब्लू कमीज शलवार निकाला और प्रेस भी करवाना था। काम वाली पहले ही चली जाती थी। कपड़े प्रेस करवाए तो किससे? जो हमसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही मारो तो वो ठीक करती नहीं थी। बालों में हाथों की उंगलियां फंसाए सोच सोच में गुम था। खुशनमा मंसूरा पढ़कर फारिग हो गई। कपड़े प्रेस करने? उसने सोचा। हाँ, उसने चौंक कर सर उठाया। अगर तकलीफ नहीं हो तो कर दो। वो सोफे से खड़ा हो। खुशनमा ने बेड से उसका कमीज शलवार उठाया और जाने लगी। खुशनमा, 1 मिनट रुकना। उसने एकदम ही पुकार लिया। वो रुक गई। हैशम का पुरसोच और परेशान चेहरा देखने लगी। जी? उसकी जाने मुतवज्जा हो गई। वो खुशनमा की आंखों में देखने लगा था। वो 2 कदम पीछे हो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जब से उसने हैशम से बातचीत बंद की थी, पता नहीं एहसासात ही बदल गए थे। रातों को घबरा कर उठ जाती थी। उसे ऐसा लगा हैशम उसके बहुत करीब आ जाता है, मगर जब आंखें खोलकर देखती तो हैशम बेखबर करवट लिए सो रहा होता। अशर की अम्मी रमना का रिश्ता लेकर जा रही, तुम्हें भी साथ चलना होगा। वो रुक रुक कर गोया हुआ। सारे मामलात तय कर लिए, मुझे अब पता रहे। वो तो कब से तैयार बैठी थी कि कोई बात निकले और वो हैशम पर बरस पड़े। देखो, तुमने हालात ही ऐसे कर दिए। मैं सब तरफ से परेशान हूँ। क्या करूँ? नाना जान की बात मानूं या फिर अशर का मामला सेट करवाऊँ? तुमसे ये सारे हालात छुपे तो नहीं? वह बुरी तरह मुंतशिर हो रहा था। खुशनुमा पजल हो गई, क्योंकि हैशम को इस तरह परेशान कभी नहीं देखा था। अभी आप रमना की बात करें। अशर को रमना पसंद आई। वो उसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि पहले तुम्हारे घर वालों से बात कर लूँ तो ही बात आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारी अम्मी अबू ने मुश्किल से रजामंदी दी है। वो बताने लगा। तुमसे कैसे बात करता? तुमने तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी है। किस मुंह से बात करूं? तुम्हारा खतबार हूं ना? पता नहीं तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो बहुत मुजमिल और रंजोर हो रहा था। कुछ देर मैंने कुछ देर में निकलना है। अशर की अम्मी इंतजार कर रही होंगी। उसने फिर बात ही पलट दी थी और वॉशरूम में घुस गया। खुशनुमा को उस पर तरस आने लगा। उसने वाकई हद कर दी थी। अब तो उसकी सज़ा ख़त्म कर दे। कितनी वो इज्जत और अहमियत देता है उसे। इस घर में भी कैसे नजत मामी से लड़ गया था उसकी खातिर। और अगर अब वो उसे यहाँ लाया था तो उसे इज्जत और अहमियत भी दे रहा था। और क्या चाहिए था? उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। खुशनुमा इतनी तो संगदिल नहीं थी कि उसे यूं तड़पता देखती रहती। बस कर दो खुशनुमा, कितना झुकाओगी उसे? अपनी गलतियां मान तो रहा है। तुमसे कितनी दफ़ा माफ़ी भी मांग चुका है। इतनी भी संगदिल मत बनो। माफ़ कर दो। ऊपर वाला भी तो माफ़ कर देता है। फिर हम बंदे क्या चीज़ हैं? अंदर से कोई हैशम की हिमायत कर रहा था। हाँ, अब बस कर दो, बहुत हो गया। वो खुद से हम कलाम थी। कपड़े जल्दी प्रेस कर दो, जल्दी जाना है। वो वॉशरूम से निकला तो खुशनुमा को ऐसे ही खड़े देखा। जी जी, अच्छा। वो गड़बड़ा गई, तेजी से कदम उठाती कमरे से निकल गई थी। हैशम ने उसकी हमकलामी सुन ली थी, मगर उसे समझ नहीं आया कि वो किसे कह रही थी। हुस्ना उसके कमरे में आने से पहले ही सोने की तैयारी कर लेती थी। शहरियार 2 दिन से उसकी ये हरकत और सकनात देख रहा था। अभी वो चादर तान कर लेटी हुई थी, मगर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जाग रही थी। हुस्ना, तुम जाग रही हो ना? वो उसके सर पर खड़ा पूछ रहा था, मगर वो तो साकित और जामिद होकर लेटी रही, क्योंकि शहरियार ने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया था वो जाग रही। हुस्ना, उठ जाओ। वो तेज़ लहजे में गोया हुआ। मुझे नींद आ रही। वो बमुश्किल आवाज़ को निकाल कर बोली। नींद आ रही है तो ये मुझे भी नज़र आ रहा है, मगर मुझे तुमसे बात करनी है। उसने हुस्ना की चादर घसीट कर उतार दी थी और वो सुर्ख हुई रोई रोई आंखों में नागवारी लिए शहरियार को संजीदगी से देख रही थी। तुम्हारी ये क्या हरकत है? रोज़ तो मेरे आने से पहले सोने का ड्रामा करके लेट जाती हूँ। वो खासा भरम हुआ था। हुस्ना ने लब भींच कर मुंह दूसरी जानिब कर लिया था। जब मुझे नींद आएगी तो ही सोती हूँ। मुझे ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? ड्रामे तो आपने मेरे साथ किए। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? रूहान सी हो गई। शरियार हैरानगी से उसकी बात पर गौर करने लगा। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ भी हो रहा था। पल पल मेरी तज़हीक करते हैं। हर एक के सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर देते हैं। मेरा इतना बड़ा गुनाह था आपको रिजेक्ट करने का। आप पल पल मेरी ज़ात को तज़हीक का निशाना बनाते हैं। मेरे वजूद को तनकीदी अल्फाज सबके सामने बोलते हैं। मेरा इतना बड़ा गुनाह था कि आपने मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया और अभी भी कर रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं? वो फट पड़ी थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने वो सारे अल्फाज वापस लेती हूँ जो मैंने आपसे कहे थे, मगर प्लीज़ मुझे बार बार झिड़कना बंद कर दें। वो चेहरा हाथों में छुपाकर अंदर की सिसकियों को रोकने लगी थी। मुझे तो कभी कोई मोहब्बत मिली ही नहीं। पैदा होते ही माँ ने पप्पो की गोद में डाल दिया। ना मुझे सगी माँ की मोहब्बत मिली और ना ही पालने वाली माँ की मोहब्बत। सब अपने ही मतलब के होते हैं। मेरी ज़ात इतनी गैर अहम है, जिसका दिल चाह अपनी मर्जी चलाता। मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं। कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरी माँ ने डांट डपट के सिवा कुछ किया ही नहीं।
اور پھر منہ بولی ماں نے سوائے اپنا سہارا بنائے رکھنے اور آپ نے بھی تو مجھے بے وقت کر دیا۔ حسنہ تو آپ کے کسی کے پاس بھی نہیں، وہ بس حکم سننے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ وہ اپنے اندر کی محرومیاں آج زبان پر لے آئی تھی۔ شہریار کو شدت سے ندامت اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حسنہ اتنی نازک احساسات کی مالک ہے۔ وہ تو اسے ہمیشہ لاؤبالی اور لاپرواہ سمجھتا تھا، اسی لیے وہ اسے ہر وقت ڈیگریڈ کرنے کے چکر میں رہتا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ اسی کے کہنے پر چل رہی تھی۔ اس کی تو مرضی واقعی کہیں نہیں تھی۔ مجھے زندگی میں سب کچھ ملا، زندگی کی ساری آسائشیں، مگر محبت کہیں نہیں ملی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ مجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دیجیے گا، اگر معافی کے قابل سمجھتے ہیں تو۔ لہجہ طنزیہ اور روکھا بھی ہو گیا تھا۔ زندگی بغیر محبت اور اپنائیت کے ٹھیک نہیں گزرتی۔ جب میں آپ کو پسند نہیں تھی، موٹی بھدی لگتی تھی، تو کیوں کی شادی؟ نہیں، آپ کو مجھ سے بدلہ جو لینا تھا، کیونکہ آپ کی یہ سوچ تھی میں مغرور اور بددماغ ہوں، مجھے آپ ہی سبق سکھا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ شریار لب بھیج کر رہ گیا۔ حسنہ نے لمحوں میں اسے فرش پر پٹخ دیا تھا۔ وہ کتنا سوچ سکتی، اسے تو سمجھتا، وہ کتنا سوچتی تھی، وہ تو اسے سمجھتا ہی نہیں تھا۔ آپ پلیز لائٹ آف کر دیں، مجھے سونا ہے۔ وہ پھر لیٹ گئی تھی۔ شہریار کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ بولتا، مگر اسے آج یہ ادراک ہو گیا کہ حسنہ بہت بدگمان ہے۔ اسے محبت اور پیار کی ضرورت ہے، ورنہ وہ ایسے ہی اسے دور ہوتی جائے گی، اور وہ اپنی محبت کو ایسے بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ نوشین کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا نیا جنم ہوا، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ نوین اور کرن اس کے ایسے بدلے روپ پر حیران تھی، البتہ راشدہ کو جیسے چپکی لگ گئی تھی۔ تینوں ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ نوشین بیٹا، آپ کچھ کر رہی ہیں؟ سرفراز صاحب نے کچن میں دیکھا تو وہ کھانا لگانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اب وہ کھانا لگانے لگی۔ اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ کھانا لگائیں، پھر مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے بغور دیکھنے کے بعد کہا، جی اچھا ابو۔ اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دی۔ ابو سے رشتے کی بات کریں گے؟ کرن نے اس کے کان میں کہا، کون سے؟ وہ جیسے انجان بنی۔ زیادہ بنو مت۔ وہ ہنسی تھی۔ تینوں نے کھانا لگایا اور راشدہ کو نوین اور کرن زبردستی لے کر آ گئی تھی۔ آج تو پھر بھی ہمیں رات کے کھانے میں دیر ہو گئی، کرن نے کہا۔ راشدہ خاموش تھی۔ سرفراز گاہے بگاہے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نوشین کو بلا کر لے گئے تھے۔ نوشین سر جھکائے خاموشی سے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ راشدہ کا بھی منہ بنا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا۔ میرے دوست اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ سے پاکستان آیا ہے، اور اس اتوار کو اپنی بیگم اور بیٹے کے ساتھ آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا رشتہ یہاں ہو جائے، باقی اللہ کی مرضی۔ ابو، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی سعادت مندی سے رضامندی تھی۔ سرفراز حیران ہی رہ گئے تھے، البتہ راشدہ کے تو پتنگے ہی لگ گئے۔ ارے ایسے کیسے مان رہی ہو؟ راشدہ تم چپ رہو۔ تمہارا کام ختم، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب مجھے کرنے دو جو مجھے کرنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر درست لہجے میں انہیں سرزش کی تھی۔ امی، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں اس راستے پر چل رہی تھی جس پر کوئی منزل ہی نہیں تھی، اور جسے میں اپنی منزل سمجھ رہی تھی وہ اوپر والے نے پہلے ہی کسی کے منزل بنا دیا۔ میں تو غلط راستے پر جا رہی تھی۔ نوشین اتنی گہری سوچ کے بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ سرفراز صاحب کو اس کے ایسی بات کرنے پر بہت خوشی اور سکون ملا تھا۔ راشدہ تو دانت پیس رہی تھی۔ ابو، آپ نے جو بھی میرے لیے فیصلہ کیا ہے میں دل سے اس پر راضی۔ جیتی رہو میری بیٹی، آج تم نے مجھے خوش کر دیا اور احساس دلا دیا کہ تم میری بیٹی ہو۔ سرفراز صاحب نے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ میری دعا ہے میری بیٹی سدا خوش رہے۔ میری مرضی کے بغیر آپ یہ رشتہ کریں گے؟ راشدہ بیوی اپنی انا کے بت کو لیے بیٹھی تھی۔ ایسا انہیں لگ رہا تھا اگر وہ ہار گئیں تو سب ان پر ہنسیں گے، اور سب سے زیادہ ان کی بھاوج رضوانہ کو خوش رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ راشدہ کب تک اکیلی لڑتی رہو گی؟ مان لو کہ جو تم کرتی تھی وہ سب غلط تھا۔ اگر اپنی غلطی مان لو گی تو تمہاری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ غلطی مان لینے سے انسان اور بڑا ہو جاتا ہے۔ امی، ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اپنی نفرت اور غصے کو دور پھینک دے، کیونکہ نفرت اور غصے نے ہمیں سب سے دور کر دیا تھا۔ سب کی نظروں میں ہم کتنے چھوٹے ہو گئے تھے۔ نوشین انہیں سمجھانے لگی، کیونکہ اسے اپنی غلطیوں پر بہت شرمندگی تھی۔ کتنوں سے وہ لڑ چکی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا آئندہ زندگی شروع کرنے سے پہلے سب سے معافی مانگے گی، سب سے پہلے حباب سے، کیونکہ اس کی ازدواجی زندگی کو وہی تو خراب کر رہی تھی۔ نوشین، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ راستہ تو جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ امی پلیز، بس بہت ہو گیا۔ راستہ نے اس کے اٹھے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ امی، کبھی آپ نے ہم بیٹیوں کو پیار اور محبت سے کچھ سمجھایا ہی نہیں، اور ابو سے تو کبھی قریب ہونے ہی نہیں دیا۔
राष्ट्र हैरानगी से उसका चेहरा देखने लगी। नौशीन की आंखों में आंसू तैर रहे थे। आपने अपने साथ तो जो किया किया, मेरे साथ भी जुल्म किया। वो रो रही थी। अबू, कसूर आपका भी है। आपने हम सबको इतनी ढील क्यों दी? वो वाज़ेह अल्फाज में तो ये नहीं कह सकती थी कि अम्मी को ढील क्यों दी, वरना रास्ता तो हंगामा ही कर देते। अच्छा चलो, अच्छा चलो, छोड़ो इन बातों को। हम सब लोग कल अतीक भाई के घर चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, रास्ता फट पड़ी थी। रास्ता बस करो अपनी अकड़ और बुत को तोड़ दो, वरना तुम खुद अंदर से टूटती चली जाओगी, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। इस दफ़ा तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, अपनी मर्जी से सब करूंगा। बेइज्जती तुम्हारी होगी। सरफराज साहब इतने संजीदा थे, उनके लबो लहजे सब दुरुस्त थे। नौशीन खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो चाहती अम्मी अब्बू को अच्छी तरह समझा दें, ताकि वो बाद में ऐसी कोई बात ना करें। सिवाय तुमने हंगामा करने के कुछ नहीं किया। हाँ, मैं ही बुरी, वो रोहान सी हो गई थी। बुरा भी तुमने अपने आप को खुद किया है। सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। वो बहुत गर्म हो रहे थे और रास्ता सहम सी गई थी। आगे से उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। नवीन और किरण बाहर खड़ी सब सुन रही थी। जो अब्बू को पहले करना चाहिए था वो आज किया था। अम्मी, इस दफ़ा रास्ता को सचमुच का ही बुरा मान गई। जब से अब्बू यहाँ आए हैं वो एक दफ़ा भी नहीं आई। तलहा तो तशवीश के साथ हैरान भी हो रहा था। रास्ता को अल्लाह करे कि अकल आ जाए। बच्चियों के साथ पता नहीं क्या कर रही है। नौशीन तो बिल्कुल ही अपसेट हो गई है। आपको तो अभी भी इनसे हमदर्दी। मुजम्मिल को बुरा लगा था। बच्चियाँ बुरी नहीं हैं, बस रास्ता की ज़िद और अना की वजह से वो सब मजबूर होती। सब नाश्ते से फारिग होकर लाउंज में बैठे थे। संडे को सभी साथ नाश्ता करते थे। अतीक अहमद टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाए बैठे थे। नवीन और किरण तो फिर भी रास्ता की बातों में नहीं आती, मगर नौशीन के कहने पर चलती। अतीक अहमद ने कहा, अबू आपको बुरा नहीं लग रहा? अम्मी आपकी बहन और भांजियों के बारे में बात कर रही। मुजम्मिल ने पूछा था। कोई गलत बात नहीं कर रही है, ठीक ही कह रही है, उन्होंने तायद की थी। अम्मी आज दोपहर का क्या पकाना है? बाप किचन समेट कर आ गई थी। इन्हें बस खाना पकाने की पड़ी रहती, तलहा ने कहा था। भूख का शोर भी तो तुम सब ने ही ज़्यादा मचाया होता। उसने तलहा के सर पर चपत लगाई थी। अरे बेटा, ऐसा करो कि चिकन पुलाव बना लो, रात को फिर देखते हैं क्या पकाएं। रिजवाना ने इस वक्त का तो मसला निपटा दिया था। प्लीज़ लहसुन की चटनी ज़रूर बनाइएगा पुलाव के साथ। देखा, ऑर्डर्स भी इसके चलते हैं, ये खाना है वो खाना है। जमरान ने हंसकर कहा था। जुबान को चटखारा चाहिए। अरे रिजवाना, क्यों बच्चों को बोलती हो? यही खाने के दिन है। अतीक अहमद ने तलहा से लाड दिखाए थे। देखा अब्बू को मेरा कितना ख्याल है। चल उठ यहाँ से, कब से पड़ा हुआ लौट रहा है। रिजवाना ने उसकी पुछ पर धप लगाई थी। मैं आज आदम से नवीन के लिए बात करूंगी। अम्मी क्यों आप घर में बेसकूनी करवाएंगी? आदम बिल्कुल नहीं मानेगा, जमरान ने कहा था। हबाब को तो घबराहट हो रही थी कि उसने तो मजाक में ये बात कही थी। रिजवाना तो उसको लेकर ही बैठ गई थी। देख लो तुम, क्योंकि आज आदम के मिजाज देख लो तुम, क्योंकि तुम आदम के मिजाज से वाकिफ हो। अतीक अहमद गोया हूँ। मैं चाहती हूँ कि नवीन इस घर में बहू बनकर आए, क्योंकि वो अच्छी लड़की है, बात को समझती है, और फिर रास्ता का भी मूड ठीक हो जाएगा। तुम रास्ता को नहीं देखो, आदम की मर्जी देखो। हुआ तो करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे बेटे के साथ, उन्होंने गोया रिजवाना को समझाया था। थोड़ी देर में आदम भी उठकर आ गया था। संडे की वजह से उसे ज़रा देर तक सोने का मौका मिल जाता था, वरना तो वो सुबह से मेडिकल स्टोर चला जाता। कुछ दिनों तक अतीक अहमद भी साथ जाने लगे थे। मेरा बेटा उठ गया, रिजवाना ने प्यार भरे लहजे में कहा। आदम भाई, अम्मी को आपसे कुछ मतलब है, इसीलिए इतना प्यार कर रही। तलहा ने लुकमा दिया। बदतमीज, माँ के प्यार को भी मतलब क्या रहा है? उन्होंने उसकी एक धप लगाई थी। मुझे कुछ सुनगुन लग तो गई है। वो कोहनी टिका के बड़े सोफे पर अतीक अहमद के करीब ही बैठा था। हबाब तो तेजी से निकल गई, क्योंकि वो वैसे ही डरी हुई थी। तलहा और मुजम्मिल को भी जमरान ने इशारे से जाने को कहा। सुनगुन कैसी? रिजवाना ने उसे बगौर देखा। अम्मी, मैंने कल रात भाभी की और आपकी गुफ्तगू किचन में ही सुनी थी। क्या तुम वहाँ थे? कब से? वो तो हैरान हो गई। मैं मोबाइल का चार्जर तलहा से लेने उसके कमरे में जा रहा था, आप सबके शोर की आवाज़ें सुन ली थी। वो इत्मीनान से बोला था। अम्मी, फिर आपका तो मसला ही आसान हो गया। आदम को शुरू से बात करने की आदम को शुरू से बात बताने की ज़रूरत ही नहीं, जमरान ने कहा था। रिजवाना, मैं अपने बेटे पर कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता। रास्ता की जो हरकतें रही हैं, इसके बाद मेरे बेटे कैसे कबूल करेंगे? अतीक अहमद ने कहा। अब्बू, आज तक हम बेटों ने अम्मी की कोई बात रद्द नहीं की। वो उठकर बैठा था।
इस बात पर तो मुझे भी फ़ख्र है। हम चारों की तरबियत रिज़वाना ने इस बात पर तो मुझे भी फ़ख्र है। तुम चारों की तरबियत रिज़वाना ने बहुत अच्छी की। वो शर्मिंदा थे क्योंकि जब उनके बच्चे छोटे थे और रिज़वाना का साथ देने के लिए नहीं थे, किस मुश्किलों से बच्चों को पाला। उनके माँ बाप के घर के हिस्से में से उनके भाई ने हिस्सा दिया था। सर छुपाने की जगह मिल गई थी और फिर इस घर को उन्होंने बेटों की कमाई से बनाया था। आदम, तुम्हें नवीन पसंद हो तो इस रिश्ते पर रजामंदी देना। कोई ज़बरदस्ती अपनी माँ की वजह से ये फैसला नहीं करना कि अपनी माँ का हमेशा कहना माना है। इस बार भी ऐसा ही करोगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर कोई गलत बात हो जाए। अरे अब्बू, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आदम ने उन्हें रिलैक्स किया क्योंकि उसने नोट किया था कि जब से वो यहाँ आए थे उन सबसे शर्मिंदा ही रहे थे। फिर बेटा, अपने दिल से फैसला करना। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखा था। तो फिर सुनिए अम्मी, वो लड़की फैशन बहुत करती है और मेकअप। वो सर खुजाने लगा था। क्या? वो तो हैरान रह गई क्योंकि आदम से इतनी जल्दी रजामंदी यकीन नहीं आया था। अरे फैशन मेकअप तो नौशीन करती है, नवीन और किरण नहीं करती। इमरान ने झट वजाहत दी। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी करती है। वो मनमनाया था। नवीन से उसकी वो एक बार तकरार और बहस हो गई थी। उसने फिर आना भी कम कर दिया था, लेकिन जब से अतीक अहमद ने बताया था कि नवीन ने ही उसे समझाकर यहाँ भेजा था, तो उसे एक लम्हे को नवीन का ख्याल आने लगा। वो उसे यकीनन डरती थी, बात भी कम करती थी। उसे भी नौशीन की तरह ही समझता था, मगर वो बहुत मुख्तलिफ थी। अब तुम मेकअप को इशू बनाकर इनकार ना करना, जमरान ने मुस्कुरा कर कहा। खैर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बट आप लोग ये सोच लें कि फुप्पो राजी हो जाएंगी रिश्ता करने। रास्ता अगर राजी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम ज़बरदस्ती मनाएंगे। रिजवाना आदम की नीम रजामंदी पाकर जैसे खुश हो गई थी। इतने में मुजम्मिल हबाब को बुला कर ले आया। वो इन सबके सामने झेप रही थी क्योंकि ये बात भी तो उसी ने निकाली थी। मुबारक हो भाभी, आपकी देवरानी आने वाली है और आपकी तजवीज़ करदा। मुजम्मिल ने शौक़ी से कहा। हबाब ने नवीन का नाम लेकर जैसे मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। रिजवाना ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। तलहा ने तो भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। आदम ने कुशन उठाकर मारा। अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ज़्यादा खुश मत हो। आदम भाई, जवाब हाँ में ही आएगा। उसे जैसे मुकम्मल यकीन था। अतीक अहमद अपने चारों बेटों को बड़े फ़ख्र से देख रहे थे। रमना और अशर का रिश्ता तय हो गया था। हालांकि अशर उससे पहले भी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुका था। उसे मौका ही नहीं मिला था घर जाकर अम्मी और अब्बू से बात करने का, क्योंकि इसी दौरान फ़रहान का मसला खड़ा हो चुका था। घर की फ़िज़ा अभी तक मकदर ही थी, मगर ज़िंदगी कुछ मामूल पर आ गई थी। दुध मामी किचन में भी नज़र आने लगी थी। खुशनुमा की कोशिश होती कि उसका और उनका सामना ना हो, क्योंकि जब वो न खुद से मुंह बनाती थी उसे अपनी तस्दीक ही लगती थी। इस वक्त भी वो रोटियां बनाकर किचन से निकल रही थी कि उनसे टकराव हो गया। झट सलाम कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी नरमी से जवाब दिया था। खुशनुमा तो हैरत और इम्बिसात में ही डूब गई। आज पहली दफ़ा नुज़रत मामी ने उसके सलाम का जवाब दिया था, वो भी इतनी नरमी से। वो शायद चाय वगैरह बनाने आई थी, इसीलिए उसकी हिम्मत ना हुई कि पूछ ले और कुछ बना दे। वो किचन से निकल गई थी। शायदा मामी, मैंने रोटियां बना दी। संडे था, सभी अपनी मर्जी से जब मूड होता तो खाना खा लेते थे। हैशम लगता था कि नाना जान के रूम में था, इसीलिए अभी तक नाश्ता नहीं किया था। वो अपनी अना की वजह से उससे मुखातिब भी नहीं हुई थी, मगर जब ये सोचती कि उसके साथ अब तक अच्छा ही किया ही कब था। उसके कड़वे कसीले जुमलों के जवाब में वो कभी भी बुरा भला नहीं कहता था, जबकि वो उसे सुनाती भी रहती थी। रिमना का रिश्ता भी अशर से लगवा दिया था। अब वो और अम्मी की रात इनकी फ़िक्र रिमना और ऐमन की शादी थी। वो दूसरे फर्ज से भी सबकदोश होने जा रहे थे और ये खुशनुमा के लिए खुशकुन बात रही थी। वो नहाने की तैयारी करने लगी। ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी थी इतनी ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी थी। इतने में वो इजी से शलवार कमीज़ में मलबूस बड़ी गहरी सोच के साथ अंदर आया था। उसने हैशम को देखा जो उसे ही बगौर देख रहा था। घबराकर उसने निगाहें अपने बालों में ब्रश चलाने पर मरकूज कर दी थी। अपने दिल में मेरे लिए एहसास है जब अपने दिल में मेरे लिए एहसास है जब ही तो नाना जान से ये बात भी कर ली। उसे बड़ी खुशी हो रही थी। खुशनुमा उसके लिए नरम गोशा रखती है। जब ही तो उसने ये निकाह वाला मामला नाना जान को बता दिया था, वरना वो कितना परेशान था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं नाना जान के इल्म में सारी बात आ चुकी है। कौन सी बात? वो ड्रेसिंग टेबल के मिरर से उसका खिलता हुआ चेहरा देख रही। यही कि मैंने कोई निकाह नहीं किया और जिस लड़की को मैं घर लाया वो तुम थी। सच तो बताना था। नाना जान बहुत परेशान थे, इसीलिए मैंने सब सच बता दी। वो निगाह चुरा गई थी। इसका मतलब कि तुम भी मेरे लिए नरम जज्बात रखती हो। वो मुबहम मुस्कुराहट के साथ मानी खैजी से देखते हुए करीब आ गया था। मैंने ऐसा कब कहा? वो गड़बड़ा गई थी और खुले बालों को लपेट कर जूड़ा बना लिया। खुशनुमा, अब तुम झूठ बोल रही। सब समझ गया था वो। सारी लड़कियां अना के चक्कर में अपना नुकसान ही करती हैं और खुशनुमा को ऐसा करने नहीं देगा। उससे इकरार सुनकर ही रहेगा।
मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आपने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब क्या कम था जो मैं भूल कर आपके लिए ऐसा कुछ सोचने लगी? खुशनमा के हाथों से तो पसीने ही फूट पड़े थे। आयशम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। सुनो, झूठ को छुपाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर जब मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझे यकीन है मेरे सच्चे जज्बे ही तुम्हें मेरे पास लाएंगे। मोहब्बत और जज्बे? वो तमस्कुर उड़ाने लगी। ये मोहब्बत और जज्बे उस वक्त कहाँ थे? यार, तुम वो बात दोहराना बंद नहीं करोगी? लोग तो बुरे दिनों को भूल जाना पसंद करते हैं और तुम उन्हें याद करती रहती हो। ये क्यों नहीं याद रखती कि मैं कितना चाहने लगा हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ तुम्हें और रफ्तगी महसूस करना चाहता हूँ। उसने खुशनुमा को शानों से थामा तो घबराने लगी। वो इतनी जल्दी तो नहीं पिघलना चाहती थी। क्या करें, छोड़ें? तुम कब समझोगी मुझे? उसने शाने छोड़ छोड़ दिए थे। खुशनुमा अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बचोगी। इकरार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और ये मैं करवा कर ही रहूंगा। उसने भी जैसे मुसम्मम इरादा बांध लिया था। वो खुशनुमा को तमाम जज्बों समेत जीत कर ही रहेगा। उसके सामान की वो पैकिंग कर रही थी। एक एक चीज की लिस्ट बनाई थी। सारे कपड़े प्रेस करके रखे थे। वो बहुत खामोश सी हो गई थी। शरियार ने भी बिला झिझक रोक टोक खत्म कर दी थी। वो हैरान भी थी। शरियार तो एक मिनट भी से सुनाए बगैर नहीं रहता था। और कुछ चीज रह गई तो फिर वो भी मुझे बता दें। मैं आपके सूटकेस में रख दूंगी। उसने टॉवल तय करके उसके बैग में रखे थे। हाँ, बता दूंगा। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए लेटा था। उसने कासनी कॉटन के एम्ब्रॉयडरी के मलगजे से सूट में उलझे बिखरे बालों के साथ बैठी थी। उसने खुद पर तवज्जो देना छोड़ दी थी। दोनों की शादी को 3 माह का अरसा भी मुश्किल गुजरा था। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, मामी के लिए रोटियां बनानी। हुस्ना, क्या तुम अभी तक नाराज हो? वो रुक रुक कर पूछने लगा था। वो हुस्ना के चेहरे के रंग भी देख रहा था जो फीके पड़े हैं। भाभी बना देंगी। वो उसका रास्ता रोककर उसका चेहरा देखने लगा। बना तो देंगी, मगर फिर आपकी अम्मी की बातें सुनने का मुझ में दम नहीं है। शादी से पहले अपनी अम्मी की बातें सुनती थी और शादी के बाद आपकी अम्मी की। जैसे बातें सुनना तो मेरे लिए, मैं तो जैसे बातें सुनने के लिए ही पैदा हूँ। वो बहुत अफसरदा हो रही। शहरियार ने जुज़बुज़ होकर लब खींचे और वो तंजिया भी होती जा रही थी। उसना तो ऐसी नहीं थी, या फिर वो उसे समझता था कि वो हर बात को सीरियस ना लेने वाली, मगर वो तो हर बात को इतना गहराई से महसूस करने लगी थी। उसके होंठों की हंसी भी जैसे कहीं गुम हो गई थी। मैं अम्मा को समझा दूंगा। क्या क्या समझाएंगे? कमरे में पर्दे ना लगने का ताना देती हैं। कहती हैं कि हमने तो इसलिए नहीं लगाए थे कि तुम जहेज में लाओगी। ओह, ये अम्मा भी ना पता नहीं कैसी बातें करने लगी। वो शर्मिंदगी से अपनी अरकालूद पेशानी साफ करने लगा। वो ऐसी बातें हमेशा से करती आ रही, अभी कोई नई तो नहीं करती। उसने तंज करने के साथ शहरियार को शर्मिंदा किया। उसना, तुम इतनी रूखी क्यों हो रही? जब जिंदगी में जब जब जिंदगी ही रूखी हो गई हो तो तबीयत और मिजाज में इसका असर आ ही जाता है। वो साइड से होकर जाने लगी। ओहो, तुम तो आर्टिस्ट होने के साथ साथ फिलासफर भी बन गई। मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखने लगा। इंसान कोई ऊपर से फिलासफर बनकर नहीं आता, ये सब हालात और वाकयात बनाते। वो शरियार को देखने से गुरेज कर रही। और ये आर्टिस्ट तुम्हें किन हालात और वाकयात ने बनाया था? वो उसे बातों में लगाकर उसका मूड ठीक करना चाह रहा था। वो सब मेरी बेफिक्री के शौक थे। मुझे माहौल ने ऐसा कर दिया था कि अपनी मर्जी से कुछ भी करूं। अच्छा, अपनी मर्जी से? उस दिन तो कह रही थी कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी, सबने अपनी मर्जी से चलाया। सीने पर बाजू लपेटकर वो जैसे उसे लाजवाब ही करना चाह रहा था। मेरी मर्जी मेरे शौक के लिए थी, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। मेरी जिंदगी पर सबने अपनी मर्जी मुसल्लत की। अरे वाह, तुम्हारे पास तो हर तरह का जवाब है। वो हंसा था। प्लीज मुझे जाने दें। जा तो मैं रहा, तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगी? उसने हुस्ना का हाथ थाम ली। आंखों में मानी खेजी थी। आप अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से ही जा रहे हैं। मैं कौन होती हूँ इख्तियारात रखने वाली? आंखों में नमी दर आई थी। इन 3 माह के अरसे में उसे शहरियार से सचमुच की मोहब्बत हो गई थी। उसे उसकी आदत हो गई थी। वो हैरान थी कि शहरियार उसके लिए इतना अहम हो गया था कि उसके बगैर रहने का सोचकर ही आंखें डुबडुबाने लगी थी। हालांकि वो इज्जत करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता था, फिर भी वो उसके दिल के करीब हो गया था। सारे ख्यालात तो तुम ही रखती हो। उसने शानों से पकड़कर उसे अपने सामने किया था। उसना ने बेयकीनी से उसकी आंखों में देखा। कहीं ये मजाक तो नहीं था? क्या खौफ? वो उसे कई लम्हे तक देखती रही। ऐसे क्या देख रही? उसने बेड पर बिठाया था। उसना को हकीकत समझने में देर लग रही थी। कहीं ये शहरियार का दूसरा रूप तो नहीं? इज्जत करने का वो सारे तरीकों से तो उसका तमस्सुर उड़ा चुका था। अरे क्या हो? शहरियार ने उसका हाथ चूम लिया था। तुम्हारे हाथ तो बहुत नर्म मुलायम। पेंटिंग सीखने के साथ क्या हाथों को नर्म मुलायम बनाने का भी कोर्स कर रही थी? जी नहीं, मुझे कोई अपने हाथ खींच लिए थे। ये भी कोई तंज है या मजाक? वो जैसे किसी खुशगुमानी में नहीं रहना चाहती थी। यहाँ तो उसे सब कितना खूबसूरत कहते थे। उसकी फ्रेंड्स और मामा उसे तो देखते नहीं तकती थी।
बाकायदगी से पार्लर ज़रूर भेजती थीं ताकि खूबसूरती ही नज़र आए। सारा ज़माना उसकी तारीफ़ें करता था और उससे भी तो कितना गरूर हो गया था। उसके लिए लड़कों की कमी है, मगर जब शहरियार उसे बेदर्दी से सुनाता तो उसका दिल ही ख़राब हो जाता। हर वक्त मोटी होने का ताना देता, और वो भी कॉन्शियस रहने लगी थी। मैं कोई मजाक और तंज नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि मुझे आदत नहीं हर वक्त तारीफ़ें करने की, और मैं कहता हूँ कि इंसान की सूरत से ज़्यादा वो सीरत ज़्यादा अहमियत रखती है। वो साथ ही उस पर वाज़ेह कर देना चाहता था कि वो खूबसूरती के पीछे भागने वालों में से नहीं, वो हकीकत पसंद और बुरदबार तबीयत का मालिक था। हुस्ना से उसे बचपन से ही कुछ लगाव था। वो फिर बड़े होने के साथ मोहब्बत का जज्बा भी परवान चढ़ा। मगर जब हुस्ना ने उसका रिश्ता रद्द किया तो शहरयार को बहुत गुस्सा आया था। मगर उसे भी जिद थी कि वो अपने आप को बहुत आला बना कर दिखाएगा। उसकी जॉब कनाडा में लगी तो नसरीन की निगाह शहरयार पर ही टिक गई थी। वो हुस्ना को हासिल करने के लिए खुद को उस मकाम तक लाया था। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन आप मोटी मोटी कहते थे तो मुझे गुस्सा बहुत आता था। अगर तुम खूबसूरती से ज़्यादा अपनी सीरत और आदत पर ध्यान देती तो तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। खुद को घर के कामों में लगाती तो मोटी भी नहीं होती। मेरी अम्मी करवाती तो थी, सिल तक पर चटनी पिसवाई उन्होंने। मम्मा ने मुझे हिलकर पानी नहीं पीने दिया। फुप्पो को तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए वो तुमसे काम करवाती थी ताकि तुम्हें आदत हो। ये कैसी फिक्र थी कि बेटी पर इतने काम लाद दो? वो बोली थी, फुप्पो को तुम्हारी शादी की फिक्र थी, जबकि तुम्हारी मम्मा तो कहती तक नहीं थी कि वो तुम्हारी शादी करेंगी। शहरयार को उसके जहन और दिल पर लगी बदगुमानी की धुन साफ करने में शहरयार उसके जहन और दिल पर लगी बदगुमानी की धुन साफ करने लगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा। अगर तुम्हारी मामा भी काम करवाती तो तुम ऐसी ना होती, बल्कि बढ़ बढ़कर काम करती। मैं कभी शादी के मुतालिक सोचती ही नहीं थी, सब कुछ तो मिल जाता था। उस नाज जिंदगी इन आसाइशों के सहारे पर ही नहीं गुजारी जाती। कहीं ना कहीं जिंदगी के हिस्से में हमें किसी की जरूरत जरूर पड़ती। उसने फिर हुस्ना का हाथ पकड़ा था। तुम बड़ी हो गई हो और शादीशुदा भी। कोई तुम पर जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसलत नहीं करेगा। पप्पो ने जो बेहतर समझा वो किया। वो एक माँ बेटी को चाहती है कि घर के काम काज में ताकत हो। मेरी अम्मी को मेरी अम्मी ने कौन सा मेरे लिए कुछ किया और अपने घूमने फिरने की परवाह की और मुझे मामा की गोद में क्यों दिया? उसे यही एहसास तो मारता था। फुप्पो को सिर्फ तुम्हारी फुप्पो का ख्याल था कि वो अकेली हैं, फिर उन्होंने खुद तुम्हें मांगा था। फुप्पो को ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम उनसे बिल्कुल ही मुतनफ़िर हो जाओगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो हैरानगी से पूछने लगी। फुप्पो ने उस दिन खुद अम्मा से कहा था कि जब वो तुम्हें घर लेकर जाना चाह रही थी, तुम तो गुस्से में उठकर ही चली गई थी। वो इतना ही बोल सकी थी। उसना आंटी दादी जान बुला रही हैं। जैन की आवाज़ आई थी। उफ, मुझे रोटी बनानी। वो तेज़ी से उठ खड़ी। शरियार अपनी बात अधूरी रह जाने पर हथेली पर मुक्का मारकर रह गया। अब आपने आज बड़े दिल से कमरे की सफाई की और खुद भी नहा धोकर अच्छा सा सूट पहना था। आज वो और रिजवाना आदम का रिश्ता लेकर रास्ता फुप्पो के यहाँ जा रही थी, और वो इसलिए भी खुश थी कि जमरान से माफ़ी मांग लेगी अपने सर्द रवैये की। उसने उसे समझाया था कि उसकी समझ में भी आ गया था। जमरान तो उससे बहुत मोहब्बत और प्यार करता था। जवाब में वो उसे इग्नोर कर रही थी। ब्लू जदी स्टाइलिश सूट में वो अपने दराज बालों की चोटी बनाए लाइट मेकअप में बहुत दिलकश और हसीन तरीन लग रही थी। अतीक अहमद मिठाई वगैरह मुजम्मिल के साथ खुद जाकर लाए थे। जमरान भी तैयार होकर आ गया था। फोन कलर के कमीज शलवार में निकसक से तैयार डैशिंग लग रहा था। आप लोग इतनी तैयारियां करके तो जा रहे हैं, वहाँ के हालात का तो पता आप लोग इतनी तैयारियां करके तो जा रहे हैं, वहाँ के हालात का तो पता कर लेते, क्योंकि रास्ता फूफो काफ़ी अरसे से आई नहीं है। तलहा ने उन सब की तैयारी देखने के बाद कहा, जाते वक्त कोई फजूल बात नहीं करो, अच्छा सोच कर जा रहे हैं, अच्छा ही होगा। मिजवाना स्किन कलर के नेट के कपड़ों में बहुत सोबर और पुरवकार लग रही थी। अम्मी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। वो जज्बत होकर सोफे पर नींद दराज हो गया। अब आप एक लम्हे को ठिठक कर सोच में पड़ गई। वो जमरान से मुखातिब हुई। सुने, तलहा वैसे ठीक कह रहा। जमरान ने बगौर से देखा। आज कैसे इस्तेहकाक से वो उससे मुखातिब हुई थी। कुछ दिनों से उसकी हरकतों सकनात भी नोट कर रहा था। वो उससे रूखी गुफ्तगू नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी हर चीज़ और बात का ख्याल रख रही थी। आपकी अम्मी अभी तक नहीं आई। रिजवाना को अपनी सास का भी ख्याल था। रात ही तो वो अतीक अहमद से कह रही थी कि उन्हें ज़रूर लेकर जाना होगा। मैंने उन्हें नहीं कहा था जाने को, और ना ही रिश्ते मैंने उन्हें नहीं कहा जाने को, और ना ही रिश्ते के बारे में। मगर क्यों? रिजवाना ने हैरानगी से उन्हें देखा। वो राशिदा को पहले से बता देती, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वहाँ ये बात पहले से पहुँची हो। अतीक अहमद खासे संजीदा थे। जमरान और हबाब कुछ बोलना ही चाहते थे। अतीक अहमद के हाथ के इशारे ने उन्हें चुप रहने को कहा था।
कोई बहस नहीं होगी, मैं जो बेहतर समझ रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जब तक रास्ता ये रिश्ता कबूल नहीं कर लेती मैं खुद अम्मी को जब तक रास्ता ये रिश्ता कबूल नहीं कर लेती मैं अम्मी को खुद से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अम्मी रास्ता को मजबूर भी कर सकती हैं और मैं रास्ता के दिमाग को अच्छी तरह जानता हूँ, क्या क्या सोच सकती है। अरे आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए। रिजवाना, तुम मेरी बात काटने की कोशिश मत करो, हर जगह तुम्हारी नहीं चल सकती। मानता हूँ मुझसे ज़्यादा बच्चों पर तुम्हारे हकूक हैं, मगर मैं हर बात का उजाला करने के लिए सही और गलत में फ़र्क ज़रूर देखूंगा। कोई फैसला जो भी बच्चों के मामले में गलत हो नहीं करूँगा। वो लब भींच कर रह गए वो लब भींच कर रह गई। आदम ने भी उनकी बात सुनी। आदम ने भी उनकी बात सुनी थी। अतीक अहमद एक जिम्मेदार बाप की तरह हर बात का ख्याल कर रहे थे। उसे ये खुशी हुई। वो उन सबको बहुत अजीज रखते थे। अब जल्दी निकलो, देर हो गई। अतीक अहमद ने भी उन सबको चलने का कहा। अभी वो सब जाने के लिए निकल ही रहे थे, सरफराज साहब को देखकर सब मुतहैयर रह गए। राश्ता और उनकी तीनों बेटियां भी थी। राश्ता का इतनी तैयारी देखकर माथा ठनका था। नौशीन, किरण और नवीन सब ने सलाम किया था। इन सबको नौशीन के इतने बदले रूप पर हैरानगी हो रही थी। आप सब लोग लगता है कहीं जा रहे थे। सरफराज साहब ने मिठाई के बड़े बड़े 2 डब्बे गोल्डन रैपिंग में देखे थे। मामी, लगता है किसी खास मकसद के लिए जा रही हैं आप। नवीन ने हबाब को इतने निकसक से तैयार देखा था। हाँ, वो मुस्कुराई थी। पप्पो जान, आज आपको इतने अरसे बाद अपने घर में देखकर बहुत खुशी हो रही। जमरान को वाकई उनकी आमद पर बहुत खुशी हो रही थी। मैं यहाँ आना चाहता था, मगर इस शर्मिंदगी में नहीं आता कि राशदा ने जाने क्या क्या कहकर अतीक भाई को आप सबकी तरफ से बंधन करके घर रोका हुआ था। मैं कितना राशदा को समझाता था, मगर इन्हें तो जैसे ये जिद सवार थी कि रिजवाना भाभी को खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि उन्हें जाने क्यों आप सबसे इतना बैर था। राशदा लब नीचे सर झुकाए जाने गुस्से में थी या फिर शर्मिंदगी में थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।